नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और जो अपनी उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो तत्वों का निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसको आप जब पढ़िएगा तो आपका जो है लगभग जो है 5-7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से वो बनेगा। हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री तो चल ही रहा है और साथ ही जो है उसी को और आगे बढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री को पूरी तरीके से जो है सिलेबस को कवर करने के लिए हम लाए हैं इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर नंबर 6 है। उस चैप्टर का नाम है, याद रखिए, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका हिंदी होता है तत्वों के निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से जो है वो पढ़ने वाले हैं कि तत्व का जो है वो शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है और शुद्धिकरण में जो है वो कौन-कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको थोड़ी बहुत जो है जानकारी हो जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है क्या? खनिज। ठीक है? ये लिखा गया है खनिज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर खनिज होता क्या है। ठीक है, खनिज होता क्या है। अब इसको याद रखिएगा, शॉर्ट में अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा। ख से मतलब होता है खोद कर, नी से नीचे और ज से जमीन। यानी इसका अगर डिफिनेशन बनाएं तो आसानी से बना सकते हैं कि जमीन के नीचे से खोद कर निकाले गए जो पदार्थ है या जो तत्व है उसे ही हम बोलेंगे क्या? खनिज। ठीक है, जमीन के नीचे से खोद कर निकाले गए जो है वो पदार्थ या जो तत्व है उसे ही हम बोलेंगे क्या? खनिज। ठीक है, अब इसके डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो धातु या एवं उनके यौगिक, बहुत सारे जो धातु यहाँ पर हम मुख्य रूप से धातु का निष्कर्षण करने वाले हैं। ठीक है, तो धातु या उनके यौगिक, जो धातु जो है बहुत स्वतंत्र रूप में भी अवस्था में रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे धातु है जो यौगिक के रूप में जो है वो जमीन के नीचे यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा कि धातु एवं उनके यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उन्हें खनन विधि के द्वारा निकाले जाते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। ठीक है, मिनरल्स कहा जाता है। यानी जो धातु या उनके यौगिक जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, उसको हम लोग खनन विधि यानी खोद कर बाहर निकालते हैं, तो वही जो है धातु या उनके यौगिक वही कहलाते हैं क्या? खनिज। ठीक है, खनिज। यहाँ तक आप समझ में आया। अब ओर्स, अब देखिए ओर्स का ओर्स क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वैसा खनिज यानी जो खनिज प्राप्त हुआ, ठीक है, वैसे खनिज, यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तथा वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण, यानी जिससे क्या करेंगे, धातु का जो निष्कर्षण है, ठीक है, धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक एवं कम खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही अयस्क कहा जाता है। लेकिन अगर समझिए कि ऐसा धातु जिसमें अगर ज़्यादा यानी आसानी से इसको शुद्ध नहीं किया जा सकता है और उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, तो उसे हम अयस्क नहीं कहेंगे। ठीक है? यानी अयस्क का डेफिनेशन ही है, याद रखिएगा कि कम खर्च में, ठीक है, यानी आसानी से जो है वो प्राप्त हो जाए, उसे ही हम बोलेंगे अयस्क। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नोट में, याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे अगर नोट की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी जितने भी अयस्क है, सभी अयस्क जो है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी अयस्क होता है वो क्या होता है? खनिज, क्योंकि खनिज से ही बना है। लेकिन, ठीक है, लेकिन सभी खनिज खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे कहा गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हर एक लगभग 1 साल बीच करके पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सभी अयस्क जो है वो क्या? खनिज होते हैं। ठीक है, जितने भी अयस्क है तो खनिज खनिज से प्राप्त हुआ तो खनिज कहलाएगा। लेकिन खनिज में हमने पढ़ा कि वह अयस्क उसे ही कह सकते हैं
जो कम खर्च में और आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे ही हम बोलेंगे अयस्क। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी खनिज है वो अयस्क नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन या तो खनिज का इस बार जो है लगभग जो है 2026 में जो है वो 12th में क्वेश्चन पूछा गया है, ये खनिज, ठीक है, खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। और ये 10th में शायद 10th में भी पूछा गया, ठीक है, इस ये शायद ये 10th में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो है या तो खनिज का डेफिनेशन पूछ दे या अयस्क का डेफिनेशन पूछ दे या खनिज अयस्क में आपको अंतर पूछ दे, ठीक है, 2 नंबर में, ठीक है, तो 2-3 अंतर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ इस नोट पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपअयस्क या गैंग, ठीक है। अपअयस्क और गैंग होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार मिटाते हैं, आप एक बार जो है बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अपअयस्क या गैंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपअयस्क या गैंग। अपअयस्क अपअयस्क या गैंग, ठीक है। अपअयस्क को हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे और लिख सकते हैं, ठीक है, या पहले लिख दीजिए मैट्रिक्स और गैंग, ठीक है। तो सब अब हम लोग पढ़ेंगे अपअयस्क या गैंग होता क्या है, ठीक है, अपअयस्क या गैंग। तो इतना ध्यान में रखिएगा, अपअयस्क और गैंग जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि धातु या उनके यौगिक को जब हम लोग क्या बाहर यानी जमीन को खोद कर बाहर निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धि होता है, ठीक है, शुद्ध रूप में तो होता नहीं है। तो उन्हीं अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कि अपअयस्क या गैंग कहते हैं, ठीक है। जो अशुद्धि रहता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, अपअयस्क या गैंग, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। अपअयस्क या गैंग का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, अयस्क अयस्क में प्रायः प्रायः अवांछित पदार्थ जैसे रेत, कले, कंकर, पत्थर इत्यादि उपस्थित रहते हैं, इत्यादि उपस्थित रहते हैं, जिसे जिसे अपअयस्क या गैंग कहते हैं, ठीक है। यानी कहा गया है कि अयस्क में जो है वो प्रायः कुछ अवांछित पदार्थ होते हैं, ठीक है। अवांछित पदार्थ जैसे अगर कहे तो यहाँ पे याद रखें, रेत, कले, कंकर, पत्थर इत्यादि उपस्थित रहते हैं, और उन्हीं जो है अवांछित पदार्थ है, उन्हें ही कहा जाता है अपअयस्क या गैंग, ठीक है। मैट्रिक्स और गैंग, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है अपयस्क या गैंग खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं, अब जो है पढ़ने वाले हैं धातु कर्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, धातु कर्म, ठीक है। धातु कर्म इसको बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म मेटलर्जी, यानी धातु कर्म का मतलब होता है कि याद रखिएगा अयस्क से, यानी धातु के निष्कर्षण में जितने भी प्रयोग होने वाले हैं, जैसे अगर सैद्धांतिक बोलिए या प्रायोगिक विधि, इन दोनों को यानी जो है पूरे सब यानी जितने भी विधि है उन सभी को हम बोलेंगे क्या, धातु कर्म। यानी धातु के निष्कर्षण में जो है वो काम करने वाले जितने भी विधि है वो सभी कहला जाएगा धातु कर्म, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है,
कि अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होने वाले अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होने वाले प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक विधि को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होने वाले जो प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक विधि है, इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, तो याद रखिए धातु कर्म। यानी कहने का मतलब है कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण में जितना भी जो है वो प्रायोगिक विधि हो, ठीक है, या प्रयोग में होने वाले विधि हो, या कोई सैद्धांतिक विधि हो, कोई सिद्धांत दिया गया वो विधि हो, ठीक है, उन सभी विधियों का जो है जितने भी विधि प्रयोग होता है, उन सभी को यहाँ पे कहा गया है धातु कर्म। ठीक है, क्या कहा गया है, धातु कर्म। ठीक है, अब जब इतना आप पढ़ लिए, तब हम लोग पढ़ेंगे कुछ धातु के जो है प्रमुख अयस्कों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये पढ़ लेंगे तब हमारा जो है निष्कर्षण का सिद्धांत धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक जो है आप समझ लिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो याद रखिए हमने पढ़ा क्या, खनिज हम लोग पढ़ लिए, खनिज क्या होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अयस्क क्या होता है। उसके बाद इसका इन दोनों के बीच एक नोट पॉइंट लिखवा है, उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा हमने पढ़ा अप अयस्क या गैंग हमने पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा, चौथा हमने पढ़ा धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म। तो आप बतलाइए इन चारों में कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो बनाएं तो उस अगली वीडियो में जो है आपके जो है क्वेश्चन का जो है जवाब जरूर दे। ठीक है, आपका जरूर मिल जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक जो है आप यहाँ समझ लिए। यहाँ पर जो है ये दोनों हमारा जो चार डिफिनेशन ये पूरे क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के कुछ यानी प्रमुख धातुओं के जो है कुछ मुख्य अयस्क के बारे में, जो एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही जो है निष्कर्षण में भी आपको जो बहुत ही सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के प्रमुख अयस्क, जिसमें आता है यहाँ पे इसका इंग्लिश जो होता है याद रखिएगा, सम इम्पोर्टेंस ओर्स ऑफ मेटल्स, यानी कुछ प्रमुख धातुओं के जो है वो मुख्य अयस्क। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा लोहा, लोहा का जो है वो हेमेटाइट, और हेमेटाइट का जो फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला कई बार पूछता है, हर एक साल पूछता है, तो याद रखिए Fe2O3 होता है। और मैग्नेटाइट की बात करें तो याद रखिएगा Fe3O4 होता है। और सीरेराइट की याद रखिएगा, सीरेराइट का फॉर्मूला होता है, सीरेराइट का हो जाता है FeCO3। और आयरन पायराइट का होता है FeS2। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ठीक है, आयरन पायराइट भी कई बार पूछ दिया गया है, तो लोहा का, एल्युमिनियम, इन सभी का जो है आप ध्यान पूर्वक हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम में याद रखिए, एल्युमिनियम बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू XH2O लिख दीजिए। ठीक है, XH2O। उसके बाद कोरंडम की बात करें तो कोरंडम जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और कोरंडम का जो है वो फॉर्मूला जो होता है वो याद रखें Al2O3। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, याद रखें ये दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। ठीक है, Na3AlF6, Na3AlF6। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
ये दोनों में से याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो है वो 2 मार्क्स जो है जरूर मिल जाएगा। ये दोनों को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा तब, ठीक है। चलिए यहाँ आप समझे, ठीक है, यहाँ समझ लिए। तब हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉपर। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कॉपर यानी Cu। कॉपर का जो पहला होता है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, और इसका होता है CuFeS2, ठीक है। कॉपर पाइराइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला पूछ ही दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप संभव प्रयास करिए कि जितना भी है उन सभी का जो है आसानी से, यानी मतलब हमेशा ध्यान पूर्वक बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी आपके पास समय है, आप आसानी से जितना भी समय है तो आप अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको जो है और ज्यादा अच्छी मेहनत करने की उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। का हो गया। अब सेकेंड जो है वो को याद रखें क्यूप्राइट का, ठीक है, क्यूप्राइट। और क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O। तीसरा जो होता है याद रखिएगा कॉपर ग्लांस का, ठीक है, क्या होता है कॉपर ग्लांस, ठीक है। कॉपर ग्लांस का जो होता है याद रखिएगा Cu2S, ठीक है। कॉपर ग्लांस आप इसको जहाँ पे आपने हमने पढ़ा, आप जो है इसको बढ़िया से याद ही कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, कॉपर का हो गया कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 यानी तीन जो है वो धातु का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हमारा डी आ जाता है, याद रखिएगा जिंक का, ठीक है। जिंक, जिंक का संकेत होता है Zn, ठीक है। और इसमें आता है पहला, याद रखिएगा जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड। दूसरा आता है जिंकाइट, जिंकाइट। उसके बाद तीसरा जो देखिए यहाँ पे जिंक ब्लेंड का याद रखिए ZnS, ठीक है। जिंकाइट का ZnS, जिंकाइट का हो जाएगा ZnO, ठीक है। एक आता है याद रखिए कैलेमाइन, ठीक है, क्या आता है कैलेमाइन, कैलेमाइन। इसका फॉर्मूला होता है याद रखिए ZnCO3, ठीक है, ZnCO3। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है 4 हो गया, ठीक है। यानी हमने लोहा का पढ़ लिए, एल्युमिनियम का पढ़ लिए, कॉपर का पढ़ लिए और जिंक का पढ़ लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को जो है आप बढ़िया से जो है नोट करके ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ई, ठीक है। डी हो गया। अब जो होता है याद रखिए लेड, लेड को हम बोलते हैं पीवी, ठीक है। और इसका एक ही याद रखिए जिसका नाम है याद रखिए गैलेना, ठीक है, गैलेना। यानी एक ही अयस्क है गैलेना, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। उसके बाद एफ की बात करें तो एफ में याद रखिएगा पारा या मरकरी, पारा या मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है Hg। और याद रखिए इसका भी एक ही होता है, याद रखिएगा सीनेबार, ठीक है। इसका एक ही होता है, क्या होता है सीनेबार, जिसको हम बोलेंगे HgS, ठीक है। इस फॉर्मूला जितना भी लिखवाए हैं उन सभी फॉर्मूला को आप बढ़िया से याद ही कर लीजिएगा, और जो है बेहतर तरीके से जो है अभी से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके पास समय है, आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचिएगा कि जब 6 महीना गुजर जाएगा, 4 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे, 1 महीना बचेगा तब पढ़ेंगे, तब आपका जो है ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 महीना का ये सिलेबस है ही नहीं, क्योंकि इतना चैप्टर है। आप जब पूरे साल भर पढ़िएगा तब पर भी आपको लगेगा क्या कम कम समय है, ठीक है। इसलिए जो है आप जो है बेहतर तरीके से जो है अभी से ही तैयारी करिए, और आपके पास समय है और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा, तो आपको आगे चल के जो है उतना दिक्कत नहीं करेगा। आप जो है लास्ट में भी क्या करेंगे, कवर कर सकते हैं जब आप पूरे बढ़िया से पढ़े रहेंगे, स्टडी किए रहेंगे तब, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने आज जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, उसको आप जो है एक कॉपी बना लीजिएगा,
और कॉपी में जो है सीरियल वाइज़ लिखते जाइएगा और जो है साथ ही जो है उसको एक बार बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो है पूरा सिलेबस तो कवर करवाएँगे ही, ठीक है? पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस करवाएँगे और हो सकता है तो आपके जो है अदर सब्जेक्ट का भी जो है वो करवाएँ, ठीक है? अदर सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर रखें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।